नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी विषय को आगे लेकर चल रहे हैं, उसी टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उच्चारण काल के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज हम बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से जो हमारे ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, जो हमारे मुख के भाग यूज़ होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अगर उच्चारण के प्रयोग के आधार पर मतलब ऑर्गन्स के प्रयोग के आधार पर अगर हम उच्चारण के दृष्टि से वर्गीकरण करेंगे स्वरों का, तो वो 3 प्रकार से वर्गीकृत किए जाएंगे। पहला, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम अपनी जीभ के प्रयोग से कौन से स्वर को किस तरह से बोलते हैं, आगे से बोलते हैं, बीच से बोलते हैं या पीछे से बोलते हैं, ये इसमें आएगा। उसके बाद करेंगे होंठ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कौन से स्वर के उच्चारण में हमारे होंठ की स्थिति क्या होती है, उसके बाद मुख खुलने की स्थिति के आधार पर। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं यहाँ आपको समझा दूंगी, आपको दोबारा कभी इन्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो आप सभी को सबसे पहले बताया जाता है अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर। आप चाहिएगा तो कॉपी पे ऐसे ही लिख लीजिएगा, पर मैंने मध्य स्वर को थोड़ा पहले लिख दिया है ताकि आपको याद अच्छे से रहे। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे चाहिएगा तो पहले अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं मध्य स्वर की। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने एक केंद्रीय स्वर बताया था। केंद्र को भी आप मध्य कह सकते हैं। ठीक है, जो स्वरों का केंद्र होता है, जो स्वरों का मध्य होता है, सभी लोग समझ रहे होंगे अ, है ना। ये क्या हो गया हमारा मध्य स्वर। इसको और क्या कह सकते हैं, केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आपको हिंदी व्याकरण का कोई प्रश्न आए तो प्रश्न में ही कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर रहता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मध्य माने होता है बीच, और जीभ की स्थिति पूछी जा रही है तो वो स्वयं बता रहा है। अगर हम इसको जीभ मान लें, ठीक है, तो ये अ का उच्चारण कहाँ होता है, मध्य भाग से। कहाँ से होता है, मध्य भाग से। आप बोल के देखिए अ। हमारे जो जीभ के दोनों ओर के बीच के भाग होते हैं वो यहाँ पर सक्रिय होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अग्र स्वर की। अग्र स्वर की बात हम करें तो अग्र स्वर हमारे होंगे ई, ए, आए। ठीक है, ये 4 हमारे होंगे अग्र स्वर। अभी मैं आपको इतने अच्छे से इनको बता दूंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं, इनको कभी नहीं भूलेंगे। ई, ए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है अग्र माने आगे, तो इनमें क्या हमारी जीभ की स्थिति हो जाएगी, जीभ का जो ये आगे वाला भाग होगा। ठीक है, यहाँ से जब उच्चारण किया जाएगा तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग होगा वो हो जाएंगे अग्र स्वर। उसके बाद आते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन से हो गए, अ। अब यहाँ पे बचे हुए कौन से हैं ये भी आप देख सकते हैं, उ, ओ। ठीक है, आओ। और एक मैं यहाँ आपको और बताती चलती हूँ क्योंकि पूछा जाता है, ये है आगत स्वर अ। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, तो जब वहाँ पे प्रयोग करते हैं अ, डॉक्टर, डॉ, तो ये होता है हमारा आगत स्वर। ये भी पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर का प्रयोग किया जाता है जब जीभ का पिछला भाग स्वरों को बोलने के लिए प्रयोग होता है, तब जिन स्वरों का उच्चारण होगा वो कहलाएंगे पश्च स्वर। अब यहाँ समस्या ये आती है कि यदि हम उच्चारण करके ना देख पाए, वैसे तो आपको उच्चारण करके ही देखना है, आप बोल के देखिए
ई, आगे का देखिए ई, ई है ना, ए, ये आगे की जो जीभ होती है वो तुरंत उछल के आगे आ जाती है, ए। अब जब हम कहेंगे आ, तो ये आगे वाली एकदम लेट जाती है, आ, ऊ, ठीक है, तब आगे वाली जीभ बिल्कुल सक्रिय नहीं होती है। फिर भी यदि आपको एग्ज़ाम में उसके बाद भी नहीं याद आ रहा है तो उसके लिए आप बिल्कुल एक बहुत आसान सी ट्रिक है, उसको याद रखिए। देखिए, पार्श्व स्वर में आ, उ, ओ, आओ और यहाँ तक ये आगत स्वर, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन देखने की कोशिश कीजिए। आपको ये वाला जो आकृति है ये यानी 3 सब में कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये बताइए, जो थर्ड डिवीज़न होगा वो पीछे ही रहेगा ना, जो भी थर्ड डिवीज़न होगा वो पीछे रहेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी थर्ड डिवीज़न हमारे स्वर हैं वो सब पीछे रहते हैं, ठीक है। हम इनको फर्स्ट डिवीज़न मान लेते हैं, ई, ए, क्योंकि आगे उछल उछल के आते हैं। फर्स्ट डिवीज़न जो भी बच्चों की क्लास में आती है वो आगे उछल के आते हैं कि नहीं। और आ को हम पहले ही बता चुके हैं केंद्रीय स्वर, ठीक है। तो मुझे लगता है अब कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे ही आपसे कहा जाएगा ऊ किस प्रकार का स्वर है, आप देखेंगे ये तो थर्ड डिवीज़न है तो पीछे ही जाएगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा। आपसे अ पूछा जाएगा, आप तुरंत देखेंगे अरे ये भी थर्ड डिवीज़न है, इसको भी पीछे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जीभ के आधार पर आपको कभी कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जीभ के आधार पे तो हमने देख लिया। अब हमको क्या देखना है, होंठ की स्थिति के आधार पे, ठीक है। होंठ की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो होंठ का हम प्रयोग 2 ही तरह से बोलने में कर सकते हैं, या तो वो गोल बनेगा या गोल नहीं बनेगा, यानी कि या तो वृत्तमुखी या वृत्ताकार या आवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, 2 ही तरह से होंठों का प्रयोग होता है। तो अगर हम बात करें वृत्तमुखी, पहला इसका हो जाएगा वृत्तमुखी या वृत्ताकार, और दूसरा होगा आवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। ठीक है, फिर देखिए नाम में ही वो आपको सब कुछ बता रहा है, नाम में बता रहे हैं ना, वृत्ताकार और वृत्ताकार का उल्टा, यानी जिसमें वृत्त नहीं बनेगा। ये अगर आप बोल के देखेंगे तो बहुत सरल है, आप तुरंत इनको पहचान जाएंगे। वृत्ताकार को पहचानने में इस आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वृत्ताकार यानी ऊ, ऊ, ओ, आओ, ये आप तुरंत वहां पर बोल के देख सकते हैं। ऊ, ऊ, ओ, आओ, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अवृत्ताकार। आ, ई, ठीक है, ए और आए, ये हो गए अवृत्ताकार। ई, ए, आए, ठीक है। कहीं भी आप देखिए आपका मुंह वृत्त में नहीं बन रहा है, जब वो बता रहा है वृत्त की बात आ रही है तो वृत्त आप बना के देख सकते हैं। ये देखिए ये वृत्ताकार बनेंगे और इसमें वृत्त नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं मुख खुलने की स्थिति के आधार पर, जो हमारा तीसरा आधार है। तीसरा आधार, मुख खुलने की स्थिति के आधार पर भी जिस क्रम में आपको ज़्यादातर बताते हैं उस क्रम में मैं नहीं बताऊंगी, मैं अलग क्रम में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको पहले समृद्धमुखी बताते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको याद करने में और समझने में दिक्कत ना हो।
तो अगर हम मुख खुलने की स्थिति के आधार पर बात करें तो यहाँ पर पहले आएंगे विवृत मुखी, ठीक है, फिर दूसरा होगा अर्धविवृत, उसके बाद आएगा संवृत, और फिर आएगा अर्ध संवृत। क्लियर? चलिए राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा ऑपोजिट साइड से लिख रही हूँ इसलिए और भी नहीं बन रही है। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है। विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब ये याद रखिएगा, क्योंकि मुख खुलने की स्थिति के आधार पे है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ बताया जाएगा कि मुख किस में ज़्यादा खुलता है, किस में कम खुलता है, यही बताया जाएगा। ये तो आपको याद रखना है, लेकिन इसको आपको इस क्रम में याद करना है। अगर इस अर्ध को याद निकाल दिया जाए तो आप एक ये शब्द याद रखिएगा, विष, तो आपको याद रहेगा विवृत पहले आएगा, ठीक है। अब क्या करिए, इसको नीचे के क्रम में बना दीजिए। आइए बताते हैं इसका मतलब क्या होगा। विवृत मुखी में सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। विवृत मुखी में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो कहा जाएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, ठीक है, वो हो जाते हैं विवृत मुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में उससे कम खुलता है, विवृत मुखी से कम खुलता है, वो हो गए अर्धविवृत मुखी। उसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में अर्धविवृत मुखी से भी कम कम मुंह खुलता है, वो हो गए अर्ध संवृत, और जिनमें सबसे कम खुलेगा वो होंगे संवृत, और जिनमें सबसे कम खुलेगा वो हो जाएंगे अर्ध संवृत। ये क्रम याद रखिएगा आप, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत। अब देखिए आपको पहचान कैसे करनी है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, परेशान मत होइएगा, ये आपका ऐसे नीचे होता जाएगा। अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पहचान कैसे करेंगे। इन चारों में से सिर्फ आपको विवृत मुखी वर्णों स्वरों को याद रखना है, ठीक है। विवृत मुखी क्या होंगे? विवृत मुखी होंगे अ, ए और औ, ठीक है। ये हो गए हमारे विवृत मुखी, आ, ए और औ। अब देखिए नाम में दिया हुआ है आधा, दिया हुआ है ना, तो हम इन्हें आधा कर देते हैं। आधा कैसे करेंगे? इनकी एक मात्रा कम कर देंगे ना, सॉरी यहाँ पे अ होगा, ठीक है, इनको हम आधा कर देंगे। आ का आधा क्या हो जाएगा? एक मात्रा कम, ए का आधा हो जाएगा, ए का एक मात्रा कम, औ का एक मात्रा कम, ठीक है। आधा आधा कर दिया ना सबको, तो अर्धविवृत बन गए। आपको सिर्फ विवृत याद रखना है, और विवृत को आधा कर देंगे तो वो अर्धविवृत बना देगा। एक एक मात्रा कम करनी है बस। आ, आओ और ऐ, आ, आओ, ऐ सब बड़े स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, और इनको आधा करके हम अर्धविवृत पा लेंगे। अब बचे कौन कौन से स्वर? अब कौन कौन से बचे? अब ये आप देख लीजिएगा, अर्धविवृत हैं। अब बचे ई और ऊ। संवृत के लिए कौन से बचे? यू, ई, ऊ। संवृत कम शांत रहते हैं, ई, ऊ करते रहते हैं लेकिन चुप रहते हैं, ठीक है। भले ई, ऊ करते हैं लेकिन चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। और इनसे भी कम कौन मुंह खोलता है? इनको आधा कर दीजिए। इनके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन ई, ऊ कम मुंह खोलते हैं, ई, ऊ बोलते हैं लेकिन कम मुंह खोलते हैं, और इनके जो छोटे भाई बहन हैं वो सबसे कम मुंह खोलते हैं। बात समझ आ गई? ये सबसे ज़्यादा खोलते हैं,
तो सब में बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, आ ए ओ। जब हम चिल्लाते तो ऐसे ही चिल्लाते हैं ना, आ ए ओ, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद इनको आधा कर दिया गया, ई ऊ, ऐसे धीरे से बोलते हैं ना, तो ये बेचारे थोड़ा कम खोलते हैं। और इनसे भी कम खोलते हैं समृत, अर्ध समृत। आपको अगर अर्ध समृत में पहले कौन आएगा, तो विस शब्द से आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि अब आपको उच्चारण के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आपसे जैसे ही पूछा गया आ, तो आपने बोल के भी देख सकते हैं, आ, मुंह खुल रहा है ना सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो ये हो गया विवृत। और आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि ई और ऊ, ये बेचारे चुप रहते हैं, ई ऊ चुप रहते हैं, और इनसे ज़्यादा इनके छोटे भाई बहन चुप रहते हैं। बाकी सब तो आ करते हैं, शोर मचाते हैं, विवृत हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको जरा एक बार आप अभ्यास प्रश्नों में हल करके देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएंगे। अब अगर बात करें ऑर्गन्स के वर्गीकरण के आधार पर, तो जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दें वरना जगह कम पड़ेगी। ये चीज़ें रटने की नहीं होती हैं, आपको समझना है, और समझने के साथ में कोई ऐसी छोटी सी बात उनकी लेके चलनी है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हम इनको ठीक है, ये तो हमारे मेन हो गए, ठीक। उसके बाद ये आपके कौन से हो गए, ये सारे मूल और सजातीय स्वर हो गए। उसके बाद हमारे जो संयुक्त स्वर बचते हैं, क्योंकि वो संयुक्त होते हैं, उनको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ, ठीक है, बोल के देखिए आपके गले पे इन स्वरों का जो गले पे पड़ता है। आ हमारा केंद्रीय स्वर है, जो यहाँ केंद्र से कंठ से निकलकर बाहर आता है, ठीक है। आ हमारा केंद्रीय स्वर है, कंठ से निकलकर बाहर आता है, अपने बड़े भाई को भी अपने साथ मिलाता है। ये हमारे कंठ स्वर हो गए, ठीक है। कैसे? कंठ स्वर कहाँ से निकलते हैं? गले से। उसके बाद ई, इसको आप क्रम भी देख सकते हैं, पहले गला आएगा, ठीक है, फिर तालव्य आएगा, फिर होंठ आएंगे, और री, क्योंकि संस्कृत का ज़्यादातर हिंदी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब जिस तरह का ये री है, उसी तरह से ये मूर्धा, रा इसमें भी आ रहा है, मूर्धा कुछ अलग दिखाई देता है। देखिए कुछ कॉमन मिल जाएगा आपको, आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। मूर्धा क्या होता है? नाक से सीधे जो जगह होती है ना, नाक के नीचे सीधे तालू के ऊपर, वो हमारी मूर्धा कहलाती है। ई बोले जाते हैं तालू से, कंठ के कुछ ऊपर से, और ऊ बोले जाते हैं होंठ से, ठीक है। ऊ वृत्ताकार है, होंठ से बोले जाते हैं। ये आपको बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ई इसको याद रखना है आपको तालु में। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ हमने आपको ऐसी बता दी हैं कि आप देखते ही उनको समझ लेंगे, आपको याद आ जाएंगी। उसके बाद आपके बचते हैं ए और आए, ठीक है। मैंने संयुक्त स्वर में आपको बताया था कि ए बनता कैसे, ए कैसे बनता है, आ और ई ऐसे ही बनता है। अब जरा यहाँ देखिए आ कैसे बन रहा है, कंठ है, कंठ, ठीक है। आ कैसे बन रहा है? कंठ से। और ई कैसे बन रहा है? तालु से। तो ये इन दोनों से मिलकर बनेगा, कंठ से और तालु से। कंठ तालव्य
ठीक है। कंठ तालव्य ये हो जाएगा, दोनों से मिलके बनेगा क्योंकि दोनों स्वर है ना, ये संयुक्त है। और अय में भी क्योंकि दोनों ही प्रयोग होंगे, ये प्रयोग होगा और अ, तो ये कंठ और तालु से कंठ तालव्य स्वर ही कहलाएगा। उसके बाद बचता है हमारा ओ, आओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था अ और उ, ठीक है। यही ओष्ठ स्वरों में जब हमने देखा था वृत्ताकार में ना, तो ये वृत्ताकार ही है ना। ये किससे बने? कंठ से और ओष्ठ से, यानी होठ से। कंठ्योष्ठ, ये कौन से हो गए? कंठ प्लस ओठ, कंठ प्लस होठ, कंठ्योष्ठ। संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं। तो ये हो गए हमारे कंठ्योष्ठ, ठीक है। एक सेकेंड, ये किससे मिलके बने? कंठ प्लस ओठ, होठ यानी कंठ ओष्ठ। अब मुझे लग रहा है कि आपको उच्चारण स्थान भी क्लियर हो गए होंगे। अ आ, ई री मूर्धा से, उ होठ से, ए क्योंकि ई और अ से मिलकर बने हैं तो कंठ और तालु कंठ तालव्य हो गए। और ओ आओ क्योंकि आ और ऊ से मिलकर बने तो कंठ और होठ का प्रयोग हो रहा है तो कंठ्योष्ठ हो गए, ठीक है। क्लियर? अब मुझे लगता है अब आपको वर्गीकरण में कोई समस्या नहीं रह गई होगी। एक सेकेंड, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा। एक चीज आपसे स्वरों में और पूछी जाती है, सघोष और अघोष स्वर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वर तो सबका साथ देते हैं, है ना। व्यंजनों का भी प्रयोग बिना स्वरों के साथ के नहीं हो सकता, तो वो साथ देते हैं। अगर वो ही घोष नहीं करेंगे तो कोई और कैसे बोल पाएगा। सारे ही स्वर हमारे, जितने भी स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। व्यंजन स्वरों के वर्गीकरण में भी मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक आपको बताऊंगी ताकि आपको व्यंजनों के वर्गीकरण में भी समस्या ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब स्वरों के वर्गीकरण में कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि चैनल नया है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा मतलब आपके कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, तो कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं समझ आया। क्योंकि ये क्लास एक तरफा होती है, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, तो आप जब कमेंट करेंगे उसी से मैं आपको समझ पाऊँगी, उसी में से मैं जान पाऊँगी कि आपको वास्तव में चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं, कि मैं और इससे आपके लिए बेहतर प्रयास करूँ, ठीक है। आप सभी का साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।